गुजराती के अंतर संबंधों में तीन चीजें जो नजर आती हैं, वो बोलचाल की हिंदी और गुजराती में शब्दों के हेर फेर से आया बदलाव, मुहावरों और कहावतों में एक रूपता, साहित्यिक हिंदी में सांस्कृतिक एकता का दर्शन जो होता है, और वो कहीं ना कहीं अनुवादों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा योगदान है वो फिल्मों का या मनोरंजन के अन्य माध्यमों का, जहां हिंदी और गुजराती के संबंध एक होते दिखाई देते हैं। ये संबंध, हम अनुवाद की जब बात आती है, तब मुझे उमाशंकर जोशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के अनुवादों के बाद उमाशंकर जोशी के अनुवाद, और आज तक मैं उसमें योगदान डॉक्टर आलोक गुप्त का सबसे ज्यादा बताऊंगी, क्योंकि सरस्वती चंद्र जैसी रचना गुजराती की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, उसका अनुवाद हिंदी में करना जो जो असंभव जैसी चीज थी, उसे डॉक्टर आलोक गुप्त ने किया है। तो उमाशंकर जोशी के कई रचनाओं का अनुवाद होता है, नवजागरण कालीन रचनाओं का अनुवाद होता है, और उसके बाद की जो पीढ़ी है, रघुवीर चौधरी, डॉक्टर रघुवीर चौधरी जिन्हें अभी अभी पद्मश्री पुरस्कार भी मिला, उनकी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद होता है। अमृता के बारे में ये कहा जाता था कि हमको ये पता ही नहीं था कि ये गुजराती की रचना है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, ऐसे परिजन हैं जिन्होंने ये बताया कि अमृता हम समझते थे कि हिंदी का ही उपन्यास है, और वो रचना गुजराती से हिंदी में आती है। इसके अलावा कथात्रयी का अनुवाद होता है। तो ये एक अनुवाद की परंपरा जो रही, उसने भी गुजराती और हिंदी के को करीब लाने की का कार्य किया है। ये कहा जाता है, ज्યાં જ્યાં बसे एक गुजराती ત્યાં ત્યાં सदा काल गुजरात। जहां एक गुजराती बसता है, वहां हमेशा गुजरात होता है। लेकिन उससे उल्टा कह दिया जाए कि अगर कोई गुजरात में आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात का होता है, और गुजरात का जो आंगन है, उसने जैसे दूसरों को अपनाया है, लोगों को अपनाया है, भारतीय या गैर भारतीय सभी को अपनाया है, उसी तरह से उसने भाषाओं को भी अपनाया है, और इसलिए हिंदी का यहाँ पनपना वो हम देख पाते हैं। ये वो समय है जब वल्लभाचार्य का कृष्ण भक्त परंपरा का प्रारंभ होने जा रहा था, लेकिन हुआ नहीं था। उस समय नरसिंह मेहता के पास उनके कृष्ण और उनके काव्य में निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति का प्रारंभ मिलता है। उनकी रचनाओं में भी आप देखेंगे तो ये सारी अखिल ब्रह्म में एक ब्रह्म मां एक तू ही श्री हरि, जूझने रूपे अनंत वास है, इस तरह के कई प्रयोग होते हैं। लेकिन उसके बाद कृष्ण भक्ति का आंदोलन वल्लभाचार्य जी के द्वारा होता है, और पूरे भारतवर्ष के हर भाषाओं के कवियों ने ब्रज भाषा सीखी और उसमें रचनाएं की। गुजराती में स्वामी नारायण संप्रदाय के 18वीं सदी के कवि, जिनमें ब्रह्मानंद हैं, प्रेम सखी प्रेमानंद हैं, दयाराम हैं, अखा हैं, इन लोगों ने हिंदी में भी यानी ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखी। अपनी गुजराती में तो लिखी हैं। दयाराम की तो दयाराम सत्सही हमारे यहाँ, जब मैं शुरुआत से आज से 20-30 साल पहले ये टेक्स्ट बुक भी हमने बनाई थी। तो इस तरह का कार्य हिंदी गुजराती दोनों भाषाओं के साथ गुजरात में हुआ। एक और आश्चर्यजनक स्थिति है कि कच्छ के महाराज लखपत सिंह, उन्होंने 1749 में ब्रज भाषा पाठशाला का प्रारंभ किया था, और वह 200 वर्ष तक अस्तित्व में रही।
इसमें सैकड़ों वर्षित कवि दीक्षित होते थे और ये इस तरह का था लगभग 4-5 वर्ष तक उन्हें वहां रहना होता था। काव्य, शिल्प, चित्र, संगीत, नृत्य। कवि जी ने राजनीतिक स्तर पर जो कार्य किया, आदरणीय अनिल जी ने सायाजीराव जी की बात की। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवल राम करके एक बड़े समीक्षक गुजराती के हुए थे, जिन्होंने उस समय, ये 1870-80 की बात है, जब उन्होंने हिंदुस्तानी यानी भारतीय जिस हिंदी की बात करते हैं, उन्होंने इसको राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत ही तार्किक रूप से, सिर्फ साधारण रूप से नहीं कि ये होना चाहिए, उन्होंने उसके कारण बताए। और ये लेख बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैंने अपने जो शिमला में मैंने प्रोजेक्ट किया है उसको हाईलाइट मैंने किया है। तो हिंदी और गुजराती के जो संदर्भ हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, गुजराती में उस समय साहित्य लिखा गया जब 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम नहीं हुआ, उससे पहले 1851 से ये सारी चीजें चलती हैं। तो एक बहुत व्यापक आयाम से हिंदी गुजराती का एक अटूट संबंध है और हम लोगों को साहित्य के माध्यम से, भाषा के माध्यम से इसको जिस तरह से राजनीतिक रूप से भी हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जिस तरह से कर रहे हैं, ये निरंतर ये कड़ी जुड़नी चाहिए। तो हम कहेंगे कि हिंदी गुजराती का संबंध सहस्त्र साल पुराना है और इसी तरह ही गुजरात के कोई ऐसे संत नहीं है जिन्होंने अपनी वाणी में हिंदी शब्द का विनियोग न किया हो। कोई स्वामीनारायण संप्रदाय के सभी नंद अंत्य नंद नामधारी कवियों, ब्रह्मानंद, निष्कोलानंद, मुक्तानंद, मंजुकेशानंद, सभी संत कवियों ने अपनी वाणी तो गुजराती है, लेकिन लगभग 20% शब्द उसमें हिंदी आते हैं और कई सारे कवियों तो व्रज में लिखते हैं। तो गुजरात में हिंदी का प्रचलन सिर्फ संत साहित्य में ऐसा नहीं है, हर जगह होता है। हिंदी गुजराती का आंतर संबंध सहस्त्र साल पुराना है। आज तो हिंदी इतनी व्यापक है, इतना उनका प्रचलन है कि गुजरात में हिंदी अखबार की बात छोड़े, हिंदी सामयिक की बात छोड़े, लेकिन गुजराती के साथ साथ सभी सारस्वतों ने भी मध्यकालीन से लेकर आज परंपरा तक हिंदी में उनका कामकाज हुआ है, हिंदी के साथ संबंध रहा है। रामदर्श मिश्र यहाँ बहुत रहे। रामदर्श मिश्र, रघुवीर चौधरी, भोला भाई की सब बात देखे तब पता लगता है कि यहाँ अज्ञेय जी आए थे घूमने के लिए। द्वारिका, कृष्ण के जो जो स्थान थे वहां वो घूमे। हमारे साथ रघुवीर भाई भी थे। तब वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई अहिंदी भाषी प्रांत में खड़ा हूं, ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ हिंदी समझते ऐसा नहीं, हिंदी बोलते ऐसा नहीं, लगभग व्यवहार हिंदी से होता है। तो हिंदी गुजराती का अंतर संबंध सिर्फ अभ्यास में नहीं है, सिर्फ संशोधन में नहीं है, सिर्फ धर्म कार्यों में नहीं है, संप्रदाय में सीमित नहीं है। यहाँ से शुरू हुए 3 बड़े धर्म, प्रणामी संप्रदाय, प्राणनाथ स्वामी, उनका कितना काम है हिंदी। आर्य समाज यहाँ से शुरू हुआ और स्वामीनारायण संप्रदाय यहाँ से शुरू हुआ। गुजरात एक ऐसा प्रांत है वहां से प्रकट प्रारंभिक तीनों संप्रदाय हिंदी के साथ संबंध रखे और गुजरात में उनका प्रभाव इतना ही नहीं, पूरे भारत में, भारत से बाहर भी प्राणनाथ स्वामी तो विदेश कितने समय रहे। इस्लामिक संतों के साथ भी उनका संबंध रहा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ जो धर्मांतरित प्रजा रही, यानी कि लोहाना में से खोजा हुए इस्माइली, बोहरा, ये सब कवियों, पीर, सूफी ने भी हिंदी गुजराती मिश्रण में लिखा है। मेरे ख्याल से अभी इस्माइली लिटरेचर का जो गिनान साहित्य है उनका पूरा शोध कार्य नहीं हुआ है, उनके बारे में बहुत काम नहीं हुआ है।
वरना हमको पता लगता कि इस्माइली पीर जो ईरान से आए थे, यहाँ रहे, यहाँ की भाषा सीखी, इतना नहीं, हमारे सांस्कृतिक धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े, और हमारी जो मिथ है, सब पौराणिक कथा है, उनका भी आलेखन उन्होंने अपनी गिनान साहित्य में किया है। उनका एक गोवर्धन को आख्यान नामक जो कृति है, वो मैंने एडिट की, तब पता लगा कि नाथ सिद्ध परंपरा यहाँ के धर्म संप्रदाय में कितनी रूढ़ हो गई है। ये सरहपात से लेकर, बौद्ध से लेकर, नाथ से लेकर कई सारे संतों की वाणी गुजराती संतों के साथ उनका अनुबंध रहा है। मुझे लग रहा है कि भारतीय संत साहित्य, भारतीय साहित्य की विभिन्न भाषाएं हैं, लेकिन उसमें संवेदना तो एक ही है। इसलिए हमारे उमाशंकर जी कहते थे, उमाशंकर जोशी साहित्य अकादमी में रहे, उनके फेलो रहे, उस समय उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि मैं गुजराती में लिखने वाला भारतीय सारस्वत हूं। कोई भी भाषा में लिखो, लेकिन आप भारतीय हो, और भारतीय की परिभाषा, भारतीय का परिचय, भारतीय की अस्मिता हिंदी है। हिंदी के साथ इतना संबंध, गुजरात का गहरा संबंध, सहस्त्र साल पुराना संबंध, यह हमारे हेमचंद्राचार्य से लेकर कई सारे ऐसे संशोधक रहे जिन्होंने भालन हो, प्रेमानंद हो, ये गुजराती का रूप बना, हिंदी का रूप बना, उसका साझा एक परिचय हिंदी और गुजराती। जिस नागरी अपभ्रंश की बात होती है, शॉर्टसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसा कई भाषा वैज्ञानिकों ने माना है। और उसी की एक शाखा है नागरी अपभ्रंश की जो बात होती है, वहां से गुजराती। और मुझे तो व्यक्तिगत ऐसा प्रतीत होता है कि गुजराती और हिंदी में कुछ फर्क ही नहीं है। आप देखें, गुजरात के किसी भी शहर में जाएं और सूचना पट्टिकाओं को देखें, थोड़ा सा भेद दिखता है देवनागरी और उसकी लिपि में। लिपि तो एक ही है, जो शब्द होते हैं उन शब्दों को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ोदरा लिखा है या कर्णावती लिखा है या अहमदाबाद लिखा है। तो बहुत कठिनाई नहीं होती है लिपि के स्तर पे भी और भाषिक संवाद के स्तर पे भी। तो मैं समझता हूं कि जो गैर हिंदी प्रदेश की जो भाषाएं हैं, उनमें गुजराती एक ऐसी भाषा है जो हिंदी के सर्वाधिक निकट है। और इसका मूल कारण यह है कि गुजरात का जो मूल स्वभाव है, उसमें एक प्रकार की जो व्यापार की संस्कृति रही है और आवागमन होते रहा है, देश विदेश के लोग आते जाते रहे हैं। तो इस आवागमन से, उनके परिभ्रमण के कारण गुजराती की कई ऐसे शब्द हैं जो पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसा कि गुजरात में। गुजराती और हिंदी, इन दोनों में बहुत हद तक जो आदान प्रदान हुआ है साहित्यिक स्तर पर, और जब साहित्य की बात होती है किसी भी भाषा की, तो वो रूप और अंतर्वस्तु दोनों स्तरों पर बातचीत होती है। तो हिंदी साहित्य का जो रूप है, स्वरूप है, जो फॉर्म है, उस फॉर्म के निर्धारण में भी गुजराती ने बहुत सहयोग किया है, उसकी एक बड़ी भूमिका है। और कंटेंट के स्तर पर भी, अंतर्वस्तु के स्तर पर भी, तो रूप और अंतर्वस्तु दोनों ही दृष्टियों से गुजराती ने हिंदी को समृद्ध किया है, और कहीं ना कहीं वो हिंदी से प्रेरित और प्रभावित भी रही है। तो दोनों के बीच एक अनुनाश्य संबंध रहा है आरंभ से ही, ये साहित्य के स्तर पर। और भाषा की दृष्टि से गुजरात के लोगों ने गैर हिंदी भाषी होने के बावजूद हिंदी भाषा की स्थापना में, हिंदी भाषा के श्रीवर्धन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। स्मृति है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भारतवर्ष को उत्तर से दक्षिण जोड़ने का काम किया है, और भगवान श्री कृष्ण ने भारतवर्ष को पश्चिम से पूर्व में जोड़ने का काम किया है। आप गुजरात में द्वारका से लेकर के आप मणिपुर तक जो एक सांस्कृतिक संबंध है, इस सांस्कृतिक संबंध का निर्वहन करने में गुजराती भाषा की एक बहुत बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि जिस वैष्णव जन की बात नरसिंह मेहता गुजराती में करते हैं, कहीं ना कहीं वही भाव लेकर के महामंत्र
शंकर देव जी असमिया भाषा में अवतरित होते हैं और वहां पर इसी राग को वो स्थानीय धरातल पर स्थानीय स्वरूप में एक नई ऊर्जा के साथ प्रतिस्थापित करने का काम करते हैं। और बीच में पूरा भारतवर्ष, पूरा मध्य भारत, पूरा उत्तर भारत है आपका, जहां पर एक वैष्णव संस्कृति की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये वास्तव में उनका इस भाषा को लेकर जितना योगदान है उसके बारे में ये देश बहुत कम जानता। मुझे आदरणीय बलवंत जानी जी के साथ मैं अहमदाबाद में एक गोष्ठी में था, उसके बाद बड़ौदा जाने का अवसर हुआ। जडेजा जी जो वहाँ प्रोफेसर हैं, वो मैं उनके साथ गया और मैं आश्चर्यचकित रह गया कि जितना विधिवत, जितना सुव्यवस्थित, जितना दूरगामी प्रयास हिंदी को प्रशासन की भाषा, राजभाषा बनाने के लिए सियाजी राव गायकवाड़ ने किया, वो किसी और ने नहीं किया। और ये संयोग के ही है कि हम देखते हैं कि की जाए तो हिंदी को न केवल देश बल्कि विश्व भाषा के रूप में भी स्थापित करने में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहा है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का रहा। उन्होंने जो काम किया है इस भाषा को लेकर, और एक गुजराती होते हुए मुझे गुजराती की लिपि एक, हिंदी और पंजाबी की लिपि एक है, हिंदी और मराठी की लिपि एक, लिपि के आधार पर एकता। अगर मैंने तो सरस्वती चंद्र जब पढ़ा था मुझे नहीं पता था वो गुजराती में लिखा गया। आलोक जी को बहुत बधाई कि उन्होंने सरस्वती चंद्र का अनुवाद भी प्रस्तुत किया है, परंतु सरस्वती चंद्र ने एक फिल्म के माध्यम से, सरस्वती चंद्र हम सब ने देखा है, वो सब मतलब हमारे मानसिक पटल का एक अंग है। तो मित्रों, ये जो लिपि की बात है, इस दृष्टि से जो काम हुआ मैं समझता हूँ बहुत कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। और अंतिम बात यह है कि अब समय बदल रहा है, अब फॉर्मेट बदल रहे हैं। यूट्यूब चैनल और आपका वेबसाइट, आपका इंटरनेट, आपका इंस्टाग्राम, आपकी फिल्में, आपकी ओटीटी सीरीज, आपका क्लासिकल कृतियों का अनुवाद, जिस तरफ बढ़ने की तरफ समाज विचार तो कर रहा है परंतु अभी कर नहीं पाया। तो गुजराती साहित्य का बड़ी भाषा के अंदर एक हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना, क्योंकि गुजराती भी हिंदी के साथ साथ एक भाषा है जो वैश्विक भाषा है। तमिल ऐसी भाषा है, तेलुगु ऐसी भाषा है, बंगाली ऐसी भाषा है। तो गुजराती के साहित्य को समृद्ध करना, उसको दुनिया भर में ले जाना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसको समृद्ध करने में सबसे बड़ा योगदान तब हो सकता है जब हम उसको हिंदी में अनुवाद करें।